हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हमारा होम साइंस में टॉपिक है पुष्प व्यवस्था। तो चलिए पुष्प व्यवस्था को समझते हैं, है क्या पुष्प व्यवस्था। यानी फूलों को व्यवस्थित करने की जो कला है वो कहलाती है हमारी पुष्प व्यवस्था। पुष्प प्रेम, सुख, आनंद, उत्साह का प्रतीक है। पुष्प जो होते हैं हमारे प्रेम का, सुख का, आनंद का और उत्साह का प्रतीक है। वो कैसे? भाई फूलों को हम प्रेम का प्रतीक तो बोलते ही हैं, जैसे गुलाब। और सुख, हमें जब हमें खुशी होती है तो हमारी खुशियों में क्या होता है, हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी की रिंग सेरेमनी हुई, किसी का बर्थडे हुआ, तो इन चीज़ों में हम सुख, पुष्प जो है सुख का भी प्रतीक है। आनंद का, हंसी खुशी का, उल्लास का प्रतीक है। फिर है इसमें पुष्प सुगंध फैलाने का काम करता है। पुष्पों से क्या आती है? खुशबू आती है। हर एक फूल से अलग अलग तरह की खुशबू आती है जो कि हमें मोहित करती है। फिर आता है हमारा पुष्प व्यवस्था का अर्थ। चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। और जो हमारा पुष्प है वो वातावरण को भी स्वच्छ करने में सहायक होता है। अगर उसकी सुगंध फैलेगी तो क्या होगा, वातावरण तो ऑटोमेटिक ही स्वच्छ हो जाएगा ना। फिर आता है हमारा पुष्प व्यवस्था का अर्थ। चलिए तो इसका अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जो पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है विचार पूर्वक किया गया कार्य। भाई कोई भी कार्य हम करेंगे, कोई भी व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा, वो विचार पूर्वक किया जाएगा। फिर है हमारा पुष्प सज्जा का महत्व। क्या क्या महत्व है इसे बड़े ध्यान से देखते हैं और समझते चलते हैं एक एक पॉइंट को। पुष्प सज्जा का महत्व स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे कि भाई जैसे फूल हैं, पुष्प हैं, फूलों को क्या किया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती है फूलों से, तो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभदायक हुआ वो, उसका महत्व है। जैसे गुलाब जल से क्या बनाया जाता है, गुलाब से क्या बनाया जाता है, गुलाब जल। और जैसे इसके ऑयल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये और मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं बहुत सारी फूल जो होते हैं, और इत्र वगैरह जैसे हम बनाते हैं। तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। फिर है सौंदर्य के दृष्टिकोण से। सौंदर्य के दृष्टिकोण से तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे कोई भी महिला तैयार होती है तो क्या लगाती है, अपने बालों में फूल लगाती है। कौन सा? गुलाब का। और जैसे गजरा, मोगरे का, और इन जिससे अच्छी अच्छी खुशबू आती हैं, तो गजरा वगैरह लगाती है। तो इस सौंदर्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं, जैसे फूल क्या है, फूल जो है एक पॉजिटिव असर डालते हैं हम पर। और जो फूल हैं, फूलों का कलर है वो राजश्री का प्रतीक होता है। फिर है सजावट के दृष्टिकोण से। सजावट के दृष्टिकोण से जैसे दिवाली आती है या हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, दिवाली वगैरह पे फूलों की जैसे गेंदे के फूलों की माला होती है, अपने मेन गेट पे टांग देते हैं। तो ये हो गया हमारा सजावट के दृष्टिकोण से। फिर है नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से कैसे? जैसे हम सरस्वती पूजन करते हैं जब, तो हम सरस्वती पूजन में क्या करते हैं, सफ़ेद फूलों को इस्तेमाल करते हैं। तो सरस्वती हमारी किस चीज़ की देवी मानी जाती है? ज्ञान की देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है। तो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से। फिर नेक्स्ट है हमारा संतुष्टि के दृष्टिकोण से। संतुष्टि के दृष्टिकोण से कैसे? भाई फूल जो है हमें संतुष्टि भी देते हैं। कैसे? भाई हमारे अंदर हर्षोल्लास पैदा करते हैं, खुशबू आती है तो हमारा क्या, हमारी पॉजिटिविटी बनी रहती है, उससे हमें क्या होता है, उत्साह होता है, हर्ष होता है, खुशी होती है, खुशियों में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे? भाई जैसा हमारे पास हमारी पैसे हैं, जितना हमारा अरेंजमेंट है पैसों का, हम उसी हिसाब से उन फूलों को ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम उन फूलों को यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। फिर आता है हमारा पुष्प सज्जा की शैलियाँ। कौन कौन सी शैलियाँ हैं हमारी? प्रारंभिक अमेरिकन शैली पहली है इसमें, प्रारंभिक अमेरिकन शैली।
इसमें तांबे के पात्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें बड़े फूलों का प्रयोग करते हैं। कैसे समझते हैं, चलिए इसे। ये जो है पात्र की शेप की जो है, जो पात्र होता है वो बाल्टी की शेप का होता है, बाल्टी के समान होता है वो, है ना। और पात्र में वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, सॉरी वक्र रेखाओं का प्रयोग नहीं होगा इसमें, इसमें बड़े फूलों का प्रयोग किया जाता है और ये बाल्टी के समान होता है। फिर आता है हमारा कोरोनियल शैली। कोरोनियल शैली में क्या होगा, यह 18वीं शताब्दी की शैली है। इसमें पोर्सलिन या चांदी के पात्र होते हैं, ये पोर्सलिन का या चांदी के पात्र होते हैं। इसमें यानी पात्रों में वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र रेखा से आप समझ रहे हैं ना, जैसे वो गोल, जैसे हम सी बना देते हैं, एक तरफ से सीधा सी, एक तरफ से उल्टा सी, और मिला के क्या बनता है, वक्र बन जाता है, गोल बन जाता है। यानी हम पात्रों में वक्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं, गोल गोल रेखाओं का। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि ये जो है गुलाब व लिली के फूलों का ही प्रयोग किया जाता है। इस कोरोनियल शैली में ना सिर्फ गुलाब और लिली के फूलों का ही प्रयोग किया जाता है और किसी फूलों का प्रयोग नहीं होता, इसकी ये विशेषता है। फिर आते हैं फेडरल क्लासिक शैली। इसमें फेडरल क्लासिक शैली में क्या होगा, ये इसमें क्या होता है, इसमें हत्थे वाले प्याले नुमा शैली का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि ये हल्के रंग का और वो नाजुक फूलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाजुक फूल कौन से हो गए, जैसे गुलाब, डेलिपिनियम और सफ़ेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह होगी। और ये क्या होगा, ये जो है एक हम कह सकते हैं कपनुमा है, एक प्याले नुमा है, जिसे जैसे आप देख पा रहे हैं प्याले नुमा है ये। फिर है इसमें आती है हमारी जापानी शैली। जापानी शैली का विशेष प्रावधान है पुष्प शैली में। चलिए तो इसे अच्छे से समझते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसमें चांदी व ऊंचे नीचे पात्रों को सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पात्रों को इसमें सादे व ऊंचे नीचे पात्रों या सजावटी पात्रों का प्रयोग किया जाता है। जापान से आई हुई शैली है ये, और जो कि जापानी लोग क्या है, प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, है ना। तो चलिए इसे आगे, इसमें जापानी पुष्प सज्जा, कैसे कैसे ये पुष्प सज्जा करते हैं इसे भी हम समझते चलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जापान से आई हुई सज्जा है, जापानी सज्जा जापान से लाई हुई सज्जा है। इसमें जापानी जो है 3 तरह से सज्जा करते हैं। इसमें 3 तरह की शैलियाँ होती है जापानी पुष्प सज्जा में, इकेबाना शैली, मेरीबाना शैली और नजीरे शैली। इकेबाना शैली में क्या होगा, चौड़े आकारों के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है, चौड़े आकार के फूलदान होते हैं। मेरीबाना शैली में क्या होते हैं, चौड़े व उथले फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। और नजीरे शैली में क्या होता है, इसमें लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो हम पहले इकेबाना शैली के बारे में डीपली समझ लेते हैं। है क्या 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 चीज़ इसमें प्रयोग की जाती है। इकेबाना शैली में क्या होता है, इकेबाना शैली जो है फूलों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। हमें किसी चीज़ को प्रतीक देना है तो हम फूलों के जरिए उस प्रतीक को दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा संदेश है, क्या हम दूसरे आदमी तक क्या संदेश भेजना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं इस संदेश के बारे में। जिस जापानी शैली में पुष्प व्यवस्था के 3 आधार प्रतीक होते हैं, जिन्हें 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। शिन, शो, हाइकी, ये 3 टहनियां हैं इसमें, शिन, शो, हाइकी। शिन, शो, हाइकी की शिन के अलग प्रतीक है, शो का अलग प्रतीक और हाई का अलग प्रतीक है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते चलते हैं। शिन जो है इकेबाना शैली में फूलों को के प्रतीकों के रूप में लिया जाता है। इकेबाना शैली में फूलों को प्रतीकों के रूप में लिया जाता है। इसमें इसको जो है तीन तरह की इसमें शैलियाँ होंगी। इसमें शिन, शोन, हाइकी, ये 3 तरह के प्रतीक हैं। शिन, शोन, हाइकी। शिन में क्या होता है, ये टहनी पूरी सज्जा का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु कैसे, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। ये टहनी ईश्वर की ओर संकेत करती है और हम क्या कहते हैं इसे, स्वर्ग की जो है ये स्वर्ग की तरफ इशारा करती है एक तरह से। फिर है फूलदान की ऊंचाई इससे 1.5 गुना होती है, इसे शिखर रेखा भी
कहते हैं और यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं और इस जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं क्या है इसमें। शिन जो हमें ये एक टहनी है जो सीधी होगी, बिल्कुल जो सीधी होगी और ऊपर जाके इसमें एक फूल है। तो ये क्या है हमारी शिन। इस टहनी का नाम क्या होगा, शिन। शिन जो सीधी है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, स्वर की तरफ, यानी सीधे ईश्वर की तरफ इशारा करती है। ये ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की तरफ इशारा कर रही है, ये स्वर्ग की तरफ देख रही है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो फूलदान की ऊंचाई से 1.5 गुना अधिक होती है। और ये शिखर रेखा, तो शिखर रेखा भी कहते हैं। अब हमें याद करने की शायद इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। शिखर रेखा जो सीधी जो इसकी सीधी चोटी होगी वो शिखर रेखा कहलाएगी और शिन कहलाएगी। और ये 90 डिग्री का भी कोण बनाती है। आप देख भी सकते हैं इसमें 90 डिग्री का कोण बना रही है, देख पा रहे हैं आप इसमें, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है ये। फिर है शो। शो जो है मानव जाति को शो करती है, मानव जाति का प्रतीक है वो। यह शिन से 3/4 होती है ये टहनी। यह 45 डिग्री का कोण पर लगाई जाती है। शो जो है 45 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है और यह सिन से 3/4 होती है। जो इसकी टहनी है वो शिन से 3/4 पर होती है और 45 डिग्री का कोण बनाती है। और ये किस मानव जाति की ओर संकेत करती है, यह संकेत करती है मनुष्य की तरफ। फिर आती है हमारी हाइकी। हाइकी में क्या है, हाइकी यह तीसरी टहनी है। कौन सी है, यह तीसरी टहनी है। पहली हमारी शिन थी, दूसरी हमारी शो थी और तीसरी हमारी क्या है, हाइकी। हाइकी जो है ये तीसरी टहनी है, ये पृथ्वी को शो करती है। हाइकी दोनों टहनी की विपरीत दिशा में लगाते हैं, दोनों टहनी की विपरीत दिशा में हम इसे लगाते हैं। देखिए इसमें दोनों टहनी की विपरीत दिशा में ना, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, दोनों शिन और शो के अपोजिट साइड में है। हाइकी दोनों टहनी की विपरीत दिशा में लगाते हैं। लंबाई जो है इसकी शो टहनी का 3/4 लंबाई की टहनी लगाते हैं। शिखर रेखा इसकी 45 डिग्री के कोण पर लगती है। देखिए शिखर रेखा इससे 45 डिग्री के कोण पर लगती है, 75 डिग्री के कोण पर लगती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें पुष्प व्यवस्था के प्रकार। क्या क्या प्रकार है इसे समझते चलते हैं। पहला है मैं पुष्प रेखीय पुष्प व्यवस्था। इसमें क्या होगा, यह रेखीय पुष्प व्यवस्था क्या होगी, इसमें क्या है, यह पूर्व व पश्चिम का मिला जुला रूप है। रेखीय पुष्प व्यवस्था कैसा है रूप, पूर्व व पश्चिम का मिला हुआ रूप है। इसमें क्या होगा, जिसमें अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, समानांतर, इस तरह के जो हैं पुष्प लिए जाते हैं। इस तरह से व्यवस्था करी जाती है, इस तरह से टहनियाँ लगाई जाती हैं, इस तरह से पत्ते लगाए जाते हैं जो कि ये अर्धाकार बने। जैसे वक्र आकार, ये वक्र आकार बना हुआ है ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसे, ये वक्र आकार बना हुआ है ऐसे गोलाई में। फिर है त्रिकोण के आकार में। अब ये दोनों जो टहनियाँ हैं ये त्रिकोण के आकार में हो गई। ऐसे ही यह है सीधी रेखा हो गई, देख पा रहे हैं आप, ये सीधी रेखा हो गई। इसमें जो इसकी टहनी है, आप टहनी को देखिए, इसकी एक लंबी टहनी जा रही है, ये क्या हो गई, सीधी रेखा हो गई, समानांतर रेखा जिसे हम कह सकते हैं। फिर आता है हमारा समूह पुष्प व्यवस्था। समूह पुष्प व्यवस्था, इसमें क्या होगा, इसमें ये कॉम्पैक्ट होता है, यानी इसमें गठीय युक्त या अर्धगठीय या बिखरी युक्त जो है
प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे हम गुलदस्ता कह देते हैं, है ना? गुलदस्ता जो होता है वो इकट्ठा होता है, वो समूह में होता है ना। अब समूह शैली से समझ पा रहे हैं ना, समूह शैली पुष्प व्यवस्था, इसमें क्या होगा? समूह में होगा, गठिया बनी होगी अ, फूलों की या उसकी टहनियों की इकट्ठी होगी। ये और कुछ होती है बिखरी बिखरी सी, ऐसे टहनी इकट्ठी करके क्या करते हैं, ऊपर से उसे खोल खोल सा देते हैं, तो वो बिखरी बिखरी भी हो जाती है। इसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेज जो है इस शैली का ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे किसी को गिफ्ट वगैरह करना है, उपहार में देना है, तो इस गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता था। इसे हम गुलदस्ता सज्जा भी कहते हैं। अंग्रेज जो है इसका ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और इसका श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। गठिया युक्त और अर्ध गठिया से आप और बिखरी युक्त से आप समझ पा रहे हैं कि गुलदस्ता, अब आपने देखा भी होगा गुलदस्ता कैसा होता है, गुच्छे नुमा होता है वो। फिर आता है हमारा लघु पुष्प व्यवस्था। अच्छा, इसमें क्या होता है? पुष्प समूह शैली में इसमें जो है फूलों को, रंगों को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। इसमें पोट पे ये आधारित नहीं होता। इसमें पोट का कोई नाम वैल्यू होती इसकी, इसमें पोट की। लघु पुष्प व्यवस्था इसमें क्या होते हैं? ये कटोरी नुमा पोट होता है। जैसे हम इसकी क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे घर में, लघु मतलब छोटा हो गया ना, बिल्कुल छोटा, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्लेट ले सकते हैं इसमें, और गिलास भी ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं, कांच की कोई ऐसी शीशी ले सकते हैं जो हमारे पास, कांच का गिलास भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जो इसकी ऊंचाई होती है या इसकी चौड़ाई होती है वो 4.5 4.5 से 5.5 इंच लंबी रखी जाती है, जो इसकी ऊंचाई होती है। अच्छा, इस ये है एक हमारी लास्ट है, आती है इसमें मिली जुली व मिश्रित पुष्प व्यवस्था। यह अमेरिकन जो है अमेरिकन की देन है। अमेरिकन की देन है और इसको हम अमेरिकन शैली भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कैसे? जैसे ये अपनी सोच औपचारिक हो गई कि जैसे रूढ़िवादी तरीके से सज्जा करना, परंपरागत तरीके से सज्जा करना, वो क्या हो गया? औपचारिक हो गया। और अनौपचारिक कौन सा हुआ? अनौपचारिक हो गया हमारा जैसे अपनी सोच पर जैसी हमारी इच्छा करे, हम उस पुष्प व्यवस्था ऐसी करें, गुलदस्ता हम ऐसा बनाए जैसा हमारा मन करे, ऊंचा नीचा आड़ा तिरछा, जो हमें सही लगता हो, वो क्या हो गया? अनौपचारिक। और औपचारिक क्या हो गया? रूढ़िवादी और परंपरागत तरीके से उसे तैयार करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।